नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वृंदावन इलाके में घर में घुसकर आपको बताया कि घर में जा रहे दो सगे भाइयों को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। इस वारदात में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। जयंत चौकी क्षेत्र में देर शाम दो भाई सामान लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। देखिए, दो सगे भाई यहाँ पे काम करके सामान लेकर घर पे जा रहे थे जी। तो आज भी जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे जी उनके ऊपर फायर हुआ है जी, और जिसमें एक भाई की डेथ हो गई है जी। और पुलिस मौके पे आई है और पूरी छानबीन कर रही है। इसमें 2-3 एंगल पे हम लोगों को डिटेल जानकारी मिली है जी। एक तो इनकी रंजिश का, जैसा जो दूसरा भाई है उसने बताया है जी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2-3 और नाम आए हैं जी, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही केस वर्कआउट होगा। प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि इनके बीच रंजिश थी, जिसको लेकर के ये घटना की गई। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें करमवीर नाम का एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। इस मुठभेड़ में एक दारोगा सुभाष यादव भी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश और घायल दारोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। हालांकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। ये थाना तितावी पुलिस छतेला मोड़ पर चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा मोटरसाइकिल को वापस करके भागे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो बदमाशों द्वारा एक कच्चे रास्ते पर मोड़ा गया जहां उनकी मोटरसाइकिल गिर गई और पुलिस उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें सुभाष यादव जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल हुए। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है जो जिसका नाम करमवीर है और रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। खबर शामली से है। हर्ष फायरिंग में युवक को गोली लग गई। डीजे पर डांस करते समय युवक को गोली लगी है। इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। शादी के जश्न में हर्ष फायरिंग की जा रही थी। गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गढ़ी अब्दुल्ला क्षेत्र की घटना है। उधर बदायूं में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार 2 बाइकों के आपस में टकराने की वजह से हादसा हुआ। हादसे में मरने वालों में 2 युवक संभल जिले के रहने वाले थे, वहीं एक युवक बिसौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था। हादसे में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर संभल से है, जहां धनारी थाना इलाके में पाठकपुर धान रोड पर गांव हिम्मतपुर के 2 युवकों के शव मिले। दोनों लाशों के बीच करीब 3 किलोमीटर का फासला था। पुलिस ने बताया कि दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। परिजन ने दोनों मौत को हत्या बताया। एक की उम्र 24 साल तो वहीं दूसरे की 16 साल बताई जा रही है। खबर शामली से है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक टकरा गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली के नवाबगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। हालांकि कार सवारों ने समय रहते उतरकर अपनी जान बचाई। चश्मदीदों ने बताया कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मिर्जापुर में एक घर में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने के दौरान घर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि काफी सामान जो है वो जल गया। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, संगठन मंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 10 से ज्यादा कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में 2019 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2019 में यूपी में कमल खिलेगा। जब मंथन होता है, समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला है।
तो अब मंथन की बैठक होगी तो उसमें तो कमल ही का फूल निकलेगा, क्योंकि कमल का फूल निकलेगा तो लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा और विकास का रथ ना रुके। इसके लिए जो चर्चा, जैसे 2017 से पहले यूपी में बीजेपी नहीं थी तो दिल्ली खजाने का पूरा मुंह खोला, तो उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा, तो विकास विरोधी सरकार थी। तो अब दिल्ली भी भाजपा, दिल्ली में भी कमल और लखनऊ में भी कमल था, है और आगे भी रहेगा। प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। इस मेले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति संगम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बालसन चौराहे पर महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर हरिजन सेवक संघ की गांधी के विचारों पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद और सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ होंगे। तो राष्ट्रपति का आज संगम दौरा है और वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साधु संतों से मुलाकात की बात करें या फिर महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण करने की बात करें, हरिजन सेवक संघ के कार्यक्रम का भी वो उद्घाटन करेंगे। कुंभ मेले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है। इन तस्वीरों की दिव्यता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कुंभ नगरी में लोग पहुंच भी रहे हैं इसे देखने। ये सब राम मंदिर बनाने के लिए हो रहा है। शिवहरि योगी मौनी महाराज ने 11 लाख दिए जलाने के साथ ही संकल्प विजयश्री महायज्ञ भी शुरू किया ताकि राम मंदिर का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने बताया कि 28 साल में 3 करोड़ दिए जला चुके हैं। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन से जुड़ी अहम खबर है। गठबंधन में आरएलडी की 4 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। मथुरा, हाथरस, बागपत और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर फॉर्मूला तय हुआ है। बताया जा रहा है कि सपा के कोटे से आरएलडी को 2 सीटें दी जाएंगी। 3 सीटों पर आरएलडी नेता चुनाव लड़ेंगे। 1 सीट पर आरएलडी के सिंबल पर सपा चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह की उम्मीदवारी हुई है तय। साथ ही बागपत सीट से जयंत चौधरी होंगे आरएलडी के उम्मीदवार। वहीं हाथरस से आरएलडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में सपा का उम्मीदवार जो है वो होगा। गठबंधन का औपचारिक ऐलान 19 जनवरी को होने वाली ममता बनर्जी की रैली के बाद होगा। भैया बाहर आ जाइए, भैया बाहर आ जाइए। भैया बाहर आ जाइए, भैया भैया बाहर आ जाइए, भैया बाहर आ जाइए। भैया बाहर आ जाइए, भैया बाहर आ जाइए, भैया
भैया बाहर आ जाइए। तो मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल की, और फॉर्मूला जो तय हुआ है वो भी आपको बता दें। बताया जा रहा है कि सपा के कोटे से आरएलडी को 2 सीटें दी जाएंगी। 38-38 बसपा सपा ने जो है फॉर्मूला तैयार किया था, 2 कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी और 2 आरएलडी के लिए। लेकिन अब जो है 2 सीटें सपा ने अपने कोटे से दी हैं और आरएलडी नेता 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 1 सीट पर आरएलडी के सिंबल पर सपा चुनाव लड़ेगी। और सीटों की बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह की उम्मीदवारी हुई है तय। साथ ही बागपत सीट से जयंत चौधरी आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। वहीं हाथरस से आरएलडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में सपा का उम्मीदवार उतरेगा। आम चुनाव करीब है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी के यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की जीत पक्की होने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी बैठक कर चुनाव के लिए रणनीति बनाई। भले ही महीना जनवरी का हो और ठंड से लोग परेशान हो रहे हो, लेकिन आम चुनाव करीब होने की वजह से सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने और दावे करने में लगे हुए हैं। यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा भी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है और पार्टी यूपी में इस बार 73 बल्कि 74 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। ऑल टाइम रिकॉर्ड विक्ट्री होगी और हम 73 नहीं, हम 74 होंगे, बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनाव के लिए कमर कस रही है, जिसके तहत यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी की रणनीति पर भी नेताओं ने अपनी बात रखी। गुलाम नबी ने कहा कि एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को कमजोर समझा, जो उनकी बड़ी भूल साबित होगा। जिस तरह से सपा और बसपा ने आप लोगों को दरकिनार किया यूपी में कोलिशन के लिए, अलायंस के लिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर पार्टी मान के चल रहे हैं या इन लोगों की कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए, जब इलेक्शन होता है कौन कमजोर होता है कौन मजबूत होता है। साफ है कि दावे तो सब कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये जनता को ही तय करना है कि किस पार्टी के दावों में उसे दम नजर आता है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस भी यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नड्डा जी का बहुत बहुत एक बार पुनः अभिनंदन। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। वीके सिंह ने टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया और तैयारियों पर संतोष जाहिर किया। साथ ही उन्होंने बची हुई तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल काशी में 21 से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इक्कीस से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा जनरल वीके सिंह ने लिया है। और अगर आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यूपी में आप किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी कई बार उसको इलेक्शन से जोड़कर देखा भी जाता है। साथ ही टेंट सिटी जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना और प्रिपरेशन एक मास लेवल पर जो है वो हो रही है और एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश भी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया है, जिसके बाद उनका ट्वीट सामने आया। अमित शाह ने ट्वीट में उन्हें स्वाइन फ्लू होने की तस्दीक की है। अमित शाह ने लिखा है कि मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स में भर्ती हुए हैं अमित शाह। उन्होंने लिखा है कि ईश्वर की कृपा और आम जनता का जो प्यार है, जो शुभकामनाएं हैं, उनकी वजह से मैं जल्द ही ठीक होकर आप लोगों के बीच में आऊंगा।
और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर, भीड़ ने गिरफ्तार वांछित को कस्टडी से छुड़ा दिया है। पुलिस लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और फायरिंग की। भीड़ के हमले में सिपाही समेत 2 लोग जख्मी हो गए। हमला करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ का ये पूरा मामला है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने आम्रपाली के सीएफओ को 4.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आम्रपाली से निवेशकों के पैसे दूसरी कंपनी को भेजने के विषय में जवाब तलब किया है। ये बात भी सामने आ रही है कि विदेशी फाइनेंस कंपनी के जरिए मॉरिशस से करोड़ों की रकम का हेरफेर किया गया, जिसको लेकर कोर्ट ने भारत के प्रतिनिधि से जवाब तलब किया। बरेली में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वीडियो बहेड़ी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। एटा में कई पक्षियों की मौत हो गई। पता है क्यों? क्योंकि उनको जहर खिला दिया गया। आखिर आजाद परिंदों से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी कीमत जान देकर उन्हें चुकानी पड़ी? वक्त पर मिल जाए तो जिंदगी जीने के लिए एक बूंद काफी है, और प्यासे को समय पर पानी न मिले और बाद में अमृत भी मिल जाए तो बेकार है। मोर को पानी पिलाने की ये तस्वीर एटा की है। इससे पहले कि इस तस्वीर के बारे में आपको बताएं, जरा बेसुध पड़े इन परिंदों को देखिए। इनकी तस्वीर साफ साफ हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पक्षियों की डेड बॉडी है। ये सभी पक्षी बेमौत मरे हैं, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतने सारे पक्षी मर गए? दरअसल इन पक्षियों की मौत जहर खाने से हुई। लेकिन कोई पक्षी जहर क्यों खाएगा? इन पक्षियों ने जहर खाया नहीं, बल्कि इन्हें जहर दिया गया है। एटा के स्थानीय लोगों की माने तो किसानों ने पक्षियों से फसलों को बचाने के लिए बाजरे के दाने में जहर मिलाकर रख दिया, जिसे खाने के बाद 400 पक्षियों की मौत हो गई, जिसमें मोर, कबूतर और तोता शामिल हैं। जिस मोर को ये सभी पानी पिला रहे हैं, इसने भी वही जहरीला दाना खाया था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई। जब इन युवकों ने इसे देखा तो इसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाने की कोशिश में जुट गए। लेकिन अगर आप किसान हैं तो सवाल आपसे, क्या वाकई इन पक्षियों ने इतना नुकसान किया होगा जितनी बड़ी सजा इन्हें मिली है? न्यूज़ 18 ब्यूरो। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।